चलिए स्टार्ट करते हैं लोग अपना कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड। उसमें आप लोग को पिछले लेक्चर में 10 क्वेश्चन बताया था मैंने, ठीक है। आज उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस बार पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो उसी के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि सारे टॉपिक को क्लियर करके चलना जाए। ये सब क्वेश्चन हम बता चुके थे, 10 क्वेश्चन इसमें के। आगे बढ़ते हैं 10 के आगे। यहाँ से तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज, ठीक। वाटर ट्रीटमेंट का पहला स्टेज क्या है? देखिए जब वाटर ट्रीटमेंट आपको पढ़ाया तो उसमें दो चीज बताए थे। एक हमारा होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। मैंने कितने टाइप के ट्रीटमेंट बताए थे कि दो स्टेज में होते हैं। एक हमारा प्राइमरी होता है, देन हमारा सेकेंडरी होता है। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन कोई भी प्राइमरी का ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा सेकेंडरी ऑप्शन में से पूछ रहा है, माने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में से पूछ रहा है कि सेकेंडरी में सबसे पहले हम कौन सा मेथड यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए, सबसे पहला स्टेज क्या होता है। तो ऑप्शन क्या क्या हमारा, कोगुलेशन एंड मिक्सिंग, ठीक। देन हमारा है सेडिमेंटेशन, देन फिल्ट्रेशन और लास्ट स्टेप है डिसइंफेक्शन, ठीक। हिंदी में कहा जाए तो कोगुलेशन एवं मिक्सिंग, दूसरा है अवसादन, तीसरा है फिल्ट्रेशन और चौथा हमारा रोग संक्रमण रहित। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले कौन सा मेथड, कौन सा स्टेज करते हैं? सेडिमेंटेशन करते हैं कि सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेंट करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं कि डिसइंफेक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो स्टेप हमारा होता है सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा सेडिमेंटेशन, हिंदी में क्या है तो अवसादन, ठीक। अवसादन में क्या करते हैं कि हम वाटर को एक टैंक में ले जाते हैं और इस टैंक में ले जाकर वाटर की वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, वेलोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। जब हम वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं तो इसमें हमारे कोलाइडल पार्टिकल हैं, ठीक। वो कोलाइडल पार्टिकल सेल्फ वेट की वजह से क्या होते हैं, नीचे की तरफ सेटल कर जाते हैं, ठीक। वो हमारे कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं, नीचे की तरफ सेटल कर जाते हैं ड्यू टू सेल्फ वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो कोलाइडल पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल कर जाते हैं। ये हमारा कहलाता है सेडिमेंटेशन। और इस टैंक को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक। इस सेडिमेंटेशन टैंक में वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं। वेलोसिटी डिक्रीज कर जाने की वजह से ये जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स, ये कोलाइडल पार्टिकल सेल्फ वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स के कहाँ चले जाते हैं, नीचे की तरफ हमारे सेटल हो जाते हैं, ठीक। तो सेटल हो जाते हैं तो फिर सेडिमेंटेशन टैंक को क्या करते हैं, साफ करते हैं और आगे का प्रोसेस हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सेडिमेंटेशन, ठीक। चलिए टॉपिक उठा ही है तो इसमें से और भी जो चीजें वो बता देते हैं कि सेडिमेंटेशन के बाद से कौन सा प्रोसेस होता है। मान लीजिए हमने कोलाइडल पार्टिकल्स को तो सेटल कराने के लिए सेडिमेंटेशन टैंक में डाल दिया, अब इसके बाद से कौन सा प्रोसेस होगा? इसके बाद से हम लोग का सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेंट वाला प्रोसेस, माने ये वाला प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक। कौन सा मेथड है, सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेंट, ठीक। इसमें क्या करते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल जो सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल कर गए, लेकिन कुछ पार्टिकल होते हैं जो सब सेटलेबल नहीं होते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, वो ऊपर की तरफ क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक। बहुत ही टीनी पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल होते हैं। उन छोटे पार्टिकल को सेट करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, कोगुलेंट ऐड करते हैं, ठीक। जिसको हिंदी में स्कंदन कहते हैं,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोगुलेंट इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब आप कोगुलेंट ऐड करेंगे तो वो कोगुलेंट क्या करते हैं, इन टिनी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये टिनी पार्टिकल क्या होते हैं, लार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लार्ज पार्टिकल में जो कन्वर्ट होते हैं, जो सेल्फ वेट की वजह से क्या कर जाते हैं, नीचे की तरफ सेटल कर जाते हैं। अब इस लार्ज पार्टिकल को हम कहते हैं फ्लॉक, FLA फ्लॉक। ठीक है। इन बड़े पार्टिकल को क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। और जो हम सबसे ज्यादा कोगुलेंट यूज करते हैं, जो इजीली अवेलेबल होता है, वो हमारा होता है एलम। एलम यानी फिटकरी। एक फिटकरी हमारा क्या है, कोगुलेंट है। इस फिटकरी को हमने क्या किया, सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बना के वाटर टैंक में डाल दिया। जब आप डालेंगे तो उसके अंदर ये तीन ही पार्टिकल है, ये पार्टिकल आपके फ्लॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होता है। अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होने की वजह से वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, पास में आके सेट वेट की वजह से नीचे की तरफ सेटल कर जाते हैं। इसी पार्टिकल को कहते हैं फ्लॉग। ठीक है, चलिए। देन इसके बाद से कौन सा प्रोसेस करते हैं, इसके बाद से हम फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस अपनाते हैं। एक फिल्ट्रेशन के लिए हम बताया था आपको, दो फिल्टर यूज करते हैं, स्लो सैंड फिल्टर और दूसरा होता है हमारा रैपिड सैंड फिल्टर। ठीक। जो हमारे कोगुलेशन सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन से पार्टिकल बच जाते हैं, ठीक, उन पार्टिकल को रिमूव करने के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस अपनाते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा हम वाटर में से टिनी पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं। कौन कौन से फिल्टर हमारे होते हैं, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर। अब इस प्रोसेस के बाद हमारा लास्ट प्रोसेस होता है, सबसे अंतिम प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहते हैं डिसइंफेक्शन। ठीक। डिसइंफेक्शन में क्या कहते हैं कि जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर है, पीने वाले पानी में, उस पानी में जो भी रोगाणु होते हैं, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होती है, उन हार्मफुल बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए डिसइंफेक्शन या क्लोरीनेशन हम करते हैं। डिसइंफेक्शन को क्लोरीनेशन कहते हैं, मैंने गंदे पानी में क्या कहते हैं, क्लोरीन ऐड कर देते हैं। ठीक। वो क्लोरीन क्या करता है, वाटर में प्रेजेंट हार्मफुल बैक्टीरिया क्या कर देता है, मार देता है, जिसकी वजह से हमारे पानी में जो भी रोगाणु नाशक रोगाणु होते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और उस पानी को पीने से किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। चलिए, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज, ऑप्शन हमारा क्या है, सेडिमेंटेशन। ठीक, जिसके बारे में विस्तृत हम लोग पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं। A sewer that collect sewage from toilet is called, वह पाइप जो शौचालय से उत्सर्जित सीवेज को एकत्र करता है वह कहलाता है। सीवेज मतलब हमारा होता है घर से और इंडस्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी। ठीक। घर से हमने बर्तन धोया, नहाया, शौचालय में यूज किया, तो वहां से निकला मैंने डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, या और यानी और इंडस्ट्री वेस्ट वाटर, इंडस्ट्री वेस्ट वाटर। ठीक। ये दोनों वाटर हमारे क्या कहलाते हैं, सीवेज कहलाते हैं। अब ये पूछ रहा है कि घर से शौचालय से जो पाइपलाइन होती है, ठीक, उस पाइपलाइन को हम क्या कहते हैं, तो उस पाइपलाइन को हम कहते हैं लेटरल। ठीक, पार्श्व पाइपलाइन। अब इसका सिस्टम आप लोग पूरा बढ़िया से समझ लीजिए किस तरीके से होता है।
ये हमारा क्या है, घर है। ठीक, इस घर से हमारा क्या निकला, लेटरल पाइप निकला। घर से हमारा कौन सा पाइप निकल गया, लेटरल पाइप निकल गया। ठीक, अब इस लेटरल पाइप से हमारा कौन सा पाइप ऐड होता है, ब्रांच सीवर ऐड होता है। देखिए, लेटरल से हमारा क्या ऐड होके निकला, ब्रांच सीवर ऐड होके निकला। ठीक, अब इस ब्रांच सीवर से क्या ऐड होके निकलेगा, ब्रांच सीवर से हमारा मेन सीवर निकला। ठीक, और ये मेन सीवर में क्या होगा, अब हमारा आउटफॉल होगा, जहां से पानी क्या होगा, कहीं किसी नदी में नाले में जाके क्या होगा, गिरेगा। ठीक, तो एक बार फिर से देखते हैं फिगर को बढ़िया से। फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए, ये हमारा क्या है, घर है। घर से हमारा कौन सा पाइप निकला, लेटरल पाइप निकला। ठीक, लेटरल पाइप से उसके बाद से कौन सा पाइप उससे मिक्स होगा, ब्रांच पाइप मिक्स होगा। ठीक, ब्रांच के बाद से कौन सा पाइप इससे मिलेगा, सीवर पाइप मिलेगा, सॉरी मेन सीवर मिलेगा। अब ये मेन सीवर में ये हमारा क्या होता है, आउटफॉल होता है। जो घर से हमारा गंदा पानी निकला है, ये इस तरीके से हो कि ये जाके कहाँ जाके गिरेगा, फ्रेश, सॉरी, रिवर में हो गया, या कैनाल में हो गया, या सी में हो गया, या किसी पॉन्ड में हो गया, ये पानी जाके गिरेगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा पाइपलाइन है जो हमारे घर से वाटर को कलेक्ट करता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लेटरल। ठीक, कौन सा हो जाएगा हमारा, एल ई, एल ए टी ई आर ए एल, लेटरल। जिसको हिंदी में हम कहते हैं पार्श्व पाइप। पार्श्व पाइप हमारा निकलेगा और जाके हमारा गिरेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर एंटरिंग अ मैनहोल, अ कैंडल इज लोअर्ड इनटू द मैनहोल टू eliminate it, detect toxic gas, find out presence of oxygen, all of above। हिंदी में इस क्वेश्चन को कहें तो मैन होल में प्रवेश करने से पूर्व एक मोमबत्ती जलाकर नीचे ले जाया जाता है। यह किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन क्या क्या, प्रकाशित करने के लिए, जहरीली गैस की जांच करने के लिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, और उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले जानिए कि मैनहोल क्या होता है। देखे होंगे आप लोग, ये हमारा क्या सीवर है। ठीक, और जगह जगह पे रोड पे क्या होता है, ऐसे ब्लॉक बना होता है ताकि हम उस सीवर में जाके क्या कर सके, उस सीवर की सफाई कर सके। देखे होंगे आप लोग कि जब गोल घर में जाते हैं तो रोड के बीच में सर्कुलर इस तरीके से लोहे का हमारा ड्रम टाइप में इस तरीके से रहता है। ठीक, ये मैनहोल का हमारा क्या होता है, कवर होता है, ढक्कन होता है इस तरीके से। ठीक, इसी मैनहोल में उतर के क्या किया जाता है, इस सीवर की सफाई की जाती है। अगर सीवर हमारा चौक है, सीवर लाइन, तो इसकी सफाई की जाती है, जो उसमें हमारी सिल्टिंग वर्क, सिल्टिंग को बाहर निकालने के लिए, इन सब काम के लिए मैनहोल बनाया जाता है। ठीक, मैनहोल आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि जब हम मैनहोल में घुसते हैं, तो मैनहोल में घुसने से पहले हम क्या कहते हैं, उसमें एक मोमबत्ती डाली जाती है। मोमबत्ती जला के रस्सी के द्वारा, मोमबत्ती जला के इस तरीके से,
रस्सी के से हम लोग बांध के अंदर डालते हैं और देखते हैं कि ये मोमबत्ती जल रही है कि बंद हो गई है। ठीक, तो ये क्या चेक करने के लिए करते हैं कि प्रकाश की जांच करने के लिए करते हैं कि कोई जहरीला गैस है वो जांच करने के लिए करते हैं कि पानी में ऑक्सीजन की उपस्थिति है, सॉरी सीवर में ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये जांच करने के लिए करते हैं कि उपरोक्त सभी। ठीक, तो इसमें आपको सोचिए थोड़ा क्या हो सकता है, ऐसा क्या चीज हो सकता है। तो ये कारण ये हो सकता है कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जांच करते हैं, उपस्थिति का पता लगाते हैं, फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक चीज आप लोग जानते होंगे कि जब भी आग जलती है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म वैसे ही आग हमारा क्या हो जाता है, बुझ जाता है। तब हम क्या कहते हैं कि उस मैनहोल में कैंडल जला के, मोमबत्ती जला के डालते हैं। अगर कैंडल जल रहा है मतलब मैनहोल में क्या है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। ठीक, और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो मोमबत्ती क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। और मोमबत्ती बुझ जाएगी तो इसका मतलब उस मैनुअल में ऑक्सीजन की कमी है। जब ऑक्सीजन की कमी रहेगी तब हम क्या करेंगे, उसमें सफाई कर्मचारी को अपने अंदर जाने से मना कर देंगे। और अगर मोमबत्ती जलती रहेगी तब हम क्या करते हैं, सफाई कर्मी को अंदर भेजते हैं और उस सीवर की क्या करते हैं, अच्छे से सफाई कराते हैं। क्योंकि जो भी हमारा फायर है वो बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक वो जलेगा, जैसे ऑक्सीजन खत्म वैसे ही मोमबत्ती भी जलना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर है गया होगा ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेप्टिक टैंक आर द बेस्ट सूटेड फॉर। अब कहाँ सूट करता है ये जानने से पहले आप लोग जानिए कि सेप्टिक टैंक क्या आता है। देखिए सबके घर में हमारा शौचालय होता है, लेटरिन होता है, टॉयलेट होता है। ठीक, अब देखिए जब हम टॉयलेट जाते हैं, शौचालय जाते हैं, ठीक, तो वो क्या होता है कि जब हम शौचालय करते हैं तो ये नीचे एक टैंक होता है, एक गर्म टैंक बनाते हैं। ठीक, मान लीजिए टैंक है, इसी टैंक के ऊपर हमने क्या किया, लेटरिन बनाया हुआ। कोई जरूरी नहीं है कि इसी के ऊपर हो। ठीक, इस तरीके से हमारा ये क्या है, टैंक। ठीक, अब हम गए, हमने क्या किया, बाथरूम किया। जब बाथरूम करेंगे तो जो भी हमारा मल मूत्र होता है वो मल मूत्र नीचे बने इस टंकी में जाता है, इस टैंक में जाता है। ठीक, अब इसी टैंक को हम कहते हैं सेप्टिक टैंक, इसी टैंक को हम कहते हैं सोपिट टैंक। ठीक, दो तरीके का होता है, सेप्टिक टैंक होता है, दूसरा हमारा सोपिट टैंक होता है। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, सेप्टिक टैंक की हो रही है। और सेप्टिक टैंक कहाँ पे सुटेबल होता है, तो कहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारा, म्यूनिसिपल में होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, स्कैटर रेजिस्टेंस में होता है, या कांग्रेस एरिया में होता है। अगर कहें हिंदी में तो नगरों के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, बिखरे हुए आवासों के लिए, या संकीर्ण क्षेत्रों के लिए। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारा हो जाएगा स्कैटर्ड रेजिस्टेंस के लिए, बिखरे हुए आवास के लिए। ठीक, कि जो भी हमारे सेप्टिक टैंक होते हैं वो बिखरे हुए आवास के लिए बनाए जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं। इंडस्ट्री में हम लोग सूट पिट का निर्माण करते हैं, सूट पिट का निर्माण किया जाता है। लेकिन स्कैटर्ड रेजिस्टेंस में, बिखरे हुए क्षेत्रों में सेप्टिक टैंक का निर्माण करते हैं कि जो भी हमारा मल मूत्र है वो सेप्टिक टैंक में जाए, और जो भी उसके अंदर बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करें, खाद बनाए, जो भी करें, वो काम हमारा सेप्टिक टैंक के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, संक्रमण रोधन व प्रक्रिया है जिसमें, ऑप्शन क्या है, किलिंग द बैक्टीरिया, रिमूवल ऑफ कैंजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर डिजीज,
complete destruction of life, killing only pathogenic bacteria। हिंदी में कहें संक्रमण रोधन वह प्रक्रिया है जिसमें ए ऑप्शन क्या है, सभी तरह के जीवाणुओं का नाश होता है, बी क्या है, रोग उत्पन्न करने वाले सभी सूक्ष्म जीवों का नाश होता है, सी क्या है, संपूर्ण जीवों का नाश होता है, और डी क्या है, रोगाणुओं का नाश होता है। इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा किलिंग ओनली पैथोजेनिक बैक्टीरिया, रोगाणुओं का नाश करना। देखिए हमारे फ्रेश, हमारे जो भी वाटर होते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और अब हम सारे बैक्टीरिया को नहीं मारते हैं, हम उसी बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं जिनके वजह से हमको क्या होते हैं, रोग होते हैं, माने पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिसके वजह से हमको बीमारी होती है। ठीक, तो उन भी बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए डिसइंफेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक, जिसमें हम क्लोरीन का यूज करते हैं, पानी में क्लोरीन डालते हैं, तो क्लोरीन क्या करता है, वाटर में प्रेजेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया को कर देता है, किल कर देता है, उनकी मार देता है, और बाकी जो शेष बैक्टीरिया जो हमारे फायदे के लिए होते हैं उन बैक्टीरिया को वैसे ही उसमें क्या कर देता है, छोड़ देता है। क्लियर है बात कि कैसे होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, बाकी ये चीज सभी आप लोगों को मैंने बताया है कि डिसइंफेक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरीके से बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं, ये सारी चीजें अभी आप लोगों ने डिटेल में बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीवेज इज वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथरूम, ड्रेनेज फॉर रोड, वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन, एनी वेस्ट वाटर ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल। अभी मैंने ये बताया है कि सीवेज क्या है, स्नानगार का अवशिष्ट जल, सड़क पर का जल प्रवाह, रसोई घर का अवशिष्ट जल, और घरेलू एवं औद्योगिक मूल का अवशिष्ट जल। ठीक, अभी मैंने इस चीज को बताया है कि सीवेज हमारा क्या होता है, इंडस्ट्री और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हमारा ये होता है।
क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि सीवेज हमारा क्या होता है, वेस्ट वाटर होता है डोमेस्टिक का और इंडस्ट्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीओडी रिप्रेजेंट, बीओडी माने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, पॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ वाटर, पॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ वेस्ट, पॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक, हिंदी में क्या है, कचड़े के प्रदूषण क्षमता, कचड़े को कार्बनिक भाग की क्षमता, कचड़े की अकार्बनिक भाग की क्षमता, कचड़े की जैविक विखंडीय कार्बनिक भाग की क्षमता। तो बीओडी हमारा क्या ऐसा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा बी, पॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को बीओडी जब पढ़ा रहा था कि बीओडी हमारा क्या करता है, सीवेज में जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक क्या करते हैं, बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं। ठीक, तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा की गई ऑक्सीजन की मांग हमारी कहलाती है बीओडी। ठीक, तो किस तरीके के ऑर्गेनिक मैटर को, मतलब किस तरीके के वेस्ट को, तो ऑर्गेनिक वेस्ट को। इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन है, पॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ वाटर, कि वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक माने कार्बनिक पदार्थों को क्या करना, डिकम्पोज करने के लिए जो हम यूज करते हैं, मतलब जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं बीओडी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीओडी टेस्ट इन इंडिया इज द स्टैंडर्डाइज्ड एट, बीओडी जो टेस्ट किया जाता है इंडिया में वो क्या इसका स्टैंडर्ड होता है, 10 डिग्री सेल्सियस एट 10 days, 20 डिग्री सेल्सियस एंड 5 days, 37 डिग्री सेल्सियस एंड 3 days, 50 डिग्री सेल्सियस एंड 2 days। हिंदी में क्या है, तो भारत में बीओडी परीक्षण को मानक माना जाता है कितने पे, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी बीओडी होता है वो कितने पे होता है हमारा, 20 डिग्री सेल्सियस एट 5 days पे हमारा होता है, 5 दिन में, और कितने टेम्परेचर पे, 20 टेम्परेचर पे जो हमारे बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो हमारा कहलाता है बीओडी कहलाता है, और इसी पे हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक, और एक और चीज आप लोग को बताया था कि टोटल बीओडी का, एक और चीज आप लोग को बताया था कि टोटल जो बीओडी हमारा होता है वो हमारा कितना होता है, 70% होता है सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, बीओडी एट 20 डिग्री सेल्सियस एट 5 days इक्वल टू हमारा होता है 70% ऑफ टोटल बीओडी। ये चीज मैंने आपको बताया था कि जो बीओडी हमारा होगा 20 डिग्री सेल्सियस पे और 5 दिन में, वो कितना होगा, टोटल बीओडी का 70% होगा। जिसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर टोटल बीओडी हमारी 20 यूनिट है तो 5 दिन पे और 20 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा बीओडी होगा वो कितना होगा हमारा, 14 यूनिट, 14 यूनिट हमारा होगा। ठीक, ये चीज मैंने आप लोग को क्लियर की थी। और अगर हमारा बीओडी
अगर हमारा बीओडी यही 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डेज होगा, तब ये टोटल बीओडी का 90 होगा, मतलब तब ये कितना होगा, 18 यूनिट हमारा ये होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ो। अगला क्या है, हाँ, the activity that may not affect ecological balance। हिंदी में क्या है, वह प्रक्रिया जो पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित ना करती हो। ऐसा क्या हम चीज करें जिससे वजह से जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो हमारा डिस्टर्ब ना हो। तो ऑप्शन क्या क्या है, ग्रोइंग क्रॉप्स, डेवलपिंग गार्डन, इंडस्ट्री या बोथ ए एंड बी। हिंदी में क्या है, तो पौधों का उगना, बगीचे को बढ़ाना, उद्योग धंधे करना, या दोनों और ब। तो इसके ऑप्शन से क्या आप समझ रहे हैं, जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, डी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे है। क्यों, क्योंकि जब क्रॉप्स बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो साइकिल है वो बैलेंस रहेगा। गार्डन लगाएंगे तो वही ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का संतुलन बना रहेगा। ठीक, जिसके वजह से हमारे इकोलॉजी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी के विपरीत अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो उस इंडस्ट्री से एयर पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, नॉइज पॉल्यूशन होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन होगा, थर्मल पॉल्यूशन होगा, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होगा, कई टाइप के पॉल्यूशन होने की संभावना रहेगी, जिसके वजह से हमारी जो भी परिस्थिति है उसका संतुलन क्या होगा, हमारा प्रभावित होगा। जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उस पर क्या पड़ेगा, उसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, वो हमारा प्रभावित होगा। और यहाँ पे क्या चीज पूछ रहा है क्वेश्चन में, जिसके वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा प्रभावित ना हो। तो उसके लिए हमारा क्या है कि ग्रोइंग क्रॉप्स और डेवलपिंग गार्डन। ठीक, इसीलिए हमारा जो डी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी आर राइट। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां आज का। The primary pollutant caused by incomplete combustion of organic matter। ऑप्शन क्या है, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नन ऑफ एबव। हिंदी में क्या है, तो ऑर्गेनिक वस्तुओं के अशांत जलने से जो प्राइमरी गंदगी होती है उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए हम एक लकड़ी ली, वो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक, पेड़ से हमने क्या की, लकड़ी दी, अब उस लकड़ी क्या है, गीली है। ठीक है, अब उस लकड़ी को हमने क्या कर दिया, जलाया। जब उस लकड़ी को जलाएंगे तो वो लकड़ी हमारी सही से जलेगी नहीं। ठीक, परफेक्टली जलेगी नहीं, आसान टाइप में जलेगी, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, अधूरा जलेगी। ठीक, तो जब हमारी कोई ऑर्गेनिक मैटर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उसमें से हार्मफुल गैस निकलते हैं। तो जो हार्मफुल गैस निकलता है उस हार्मफुल गैस में जो हमारा प्राइमरी गंदगी होती है या प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है वो हमारा क्या होता है। ऑप्शन क्या है, ओजोन होगा नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन ही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि जब भी ऑर्गेनिक मैटर सही से जलते नहीं है, उनका कंबशन बढ़िया से नहीं होता है, तो उस समय उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा हार्मफुल गैस रिलीज होता है, जो ऊपर जाके हमारे ओजोन में छेद कर रहा है। ठीक, ओजोन में हमारा क्या कर रहा है, डिप्लीशन कर रहा है। ठीक, ये हमारे क्या थे आज के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इसके बाद इसमें से अब इसके बाद से इसमें कुछ नहीं है। अब आपका ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपका अगर थ्योरेटिकल पेपर होता तो काम आता, तो ये आपका मतलब कुछ चीज है नहीं। आपको जो मतलब की चीज थी मैंने इस पेपर से आपको उठा के दे दिया। जो आपको इस पेपर में पूछे 20 क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करा दिए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हर चीजों को, हो सकता है आपको समझ में भी आया होगा।
आज बस इतना ही रखते हैं। अब जब कल हम लोग आएंगे तो फिर से कल और कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही देखेंगे। सिलेबस आपका कंप्लीट हो ही चुका है। अब कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, ताकि जब आप लोग का पेपर होगा तो उसमें आपको कोई भी समस्या ना आए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करनी ना पड़े। तो ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा और आप लोग भी अपनी तरफ से प्रयासरत रहिए। चलिए आज यहीं तक रखते हैं।